प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या चाहते हो? बोलो। कौन कौन हो तुम? बोलो ना। बोलते क्यों नहीं हो? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मुझे मत मारो। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो।
रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को मार के दफन कर रही है? हेलो, कौन छोड़ो इसे। क्या कर रही हो तुम? क्या गुनाह किया तुमने? और ये कब्र किसके लिए खोद रही हो तुम? मैं खुद के लिए खोद रही हूँ। जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। मैं आपस में गाड़ देना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ। पागल। वही लड़के जो आधी रात को कब्रिस्तान में अपनी कब्र खोद रहे थे और अपने आप को दफनाने की इसने कोशिश की। चीफ, मुझे तो लगता है कि ये लड़की पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ। पागल हूँ मैं। पागल। सब यही तो कहते हैं। इसीलिए तो मैं मरना चाहती हूँ। देखिए, आप हमें सारी हकीकत आराम से बताइए कि हुआ था क्या, आप मरना क्यों चाहती है, बताइए आपकी खुदकुशी करने की वजह क्या है। मेरा पति। क्या आपके पति की वजह से आप खुदकुशी करना चाहती है? नहीं, उनकी तो 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और मेरी जिंदगी वीरान। जैसे तैसे मैं अपनी जिंदगी काट रही थी कि अचानक 13 दिसंबर की शाम को 5 बजे मैंने अपने पति जॉन मैथ्यूज को एक टीवी न्यूज में देखा। क्या कहा तुमने? 6 महीने पहले मरे हुए तुम्हारे पति जॉन मैथ्यूज को 6 महीने बाद दोबारा तुमने टेलीविजन पर जिंदा देखा? जी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मैथ्यूज ही था? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कोई भी पत्नी अपने पति को पहचानने में गलती कर सकती है? ओके, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं उसी जगह पर भागी जहां से वो न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी। और मैं वहां पहुंची तो उस जगह का मैंने चप्पा छप्पा छान मारा और वो पता नहीं कहां चले गए। मैंने सोचा कि शायद वो मेरा एक वहम ही था। लेकिन उसके 2 दिन के बाद मैं अपनी कार से कहीं जा रही थी और सिटी हॉस्पिटल के सामने मैंने उनको फिर से देखा। कार वहीं पर छोड़ी और मैं उनके पीछे भागने लगी। जैसे ही मैं उनके पीछे भागी, एक हवलदार ने मुझे पकड़ लिया और मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा पति है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसी आर्ग्यूमेंट में पता नहीं मेरे पति मेरी आंखों के सामने से कहां गायब हो गए।
अच्छा, तो तुम्हारे पति जॉन मैथ्यूज को न मिल पाने से तुमने जान देने की कोशिश की? लेकिन उसके बाद मुझे मौत की धमकी भरे कॉल्स आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे मार देना चाहता है। तो मुझे अपने घर में चारों तरफ कोई परछाइयां नजर आने लगी। तुम्हें किसी पर शक है? I mean, कौन हो सकता है धमकियां देने वाला? अच्छा सुनैना, ये बताओ कि मैथ्यूज और तुम्हारे रिश्तेदारों में कौन कौन? कोई दुश्मन, कोई दोस्त? नहीं सर, मेरा तो कोई भी दुश्मन नहीं। हाँ, कुछ अपने जरूर थे, जैसे मैथ्यूज के माँ बाप, जिनकी 7 साल पहले एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, और एक अंकल हमेशा मेरा ख्याल रखा। लेकिन मैथ्यूज जिंदा है, ये बात ना तो कर्नल अंकल मान रहे हैं और ना कोई और वो लोग तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेके गए। थक हार के मैंने संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाए, विश्वास रखिए। ये देखिए। और सुन करो शायद। ये तो हूबहू मैथ्यूज लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? जिस इंसान की मौत 6 महीने पहले हो चुकी है, वो फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? चीफ, मुझे तो शक हो रहा है कि ये मैथ्यूज सच में मरा भी है या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि कोई मैथ्यूज का मखौटा लगाकर सुनैना को किसी खास मकसद के लिए डराने की कोशिश कर रहा हो। चीफ, एक थ्योरी और भी है। हो सकता है कि 6 महीने पहले मैथ्यूज की जगह किसी और को मैथ्यूज का चेहरा लगा के दफना दिया गया। या फिर ये काम किसी हमशक्ल या जुड़वा भाई का तो नहीं है? हम सभी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हीं थ्योरी पर काम करना है। अभी तुम इस शहर के सारे मास्क बनाने वालों से पूछताछ करो फौरन। राइट। साहिल, तुम ये पता करो कि मैथ्यूज का इस कर्नल के अलावा भी कोई रिश्तेदार है या नहीं, और हाँ, वो जुड़वा भाई वाली थ्योरी पर भी वर्क करो। मूव फास्ट। ओके चीफ। शायना, 6 महीने पहले हुई मैथ्यूज की मौत के बारे में छानबीन करो। Yes, और हाँ, यहाँ के सारे अखबारों में मैथ्यूज की फोटो छपा दो। ऑलराइट चीफ। इंस्पेक्टर साहब, कमांड फोर्स से राठौर बोल रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी आपको एक ईमेल भिजवा रहा हूँ जिसमें सुनैना नाम की एक लड़की के बयान। आप उस बयान पर छानबीन कीजिए। थैंक यू। पिंटू, पिंटू,
हाँ कहिए इंस्पेक्टर साहब। क्या? तो आपका कहने का मतलब यह है कि सुनैना की सारी बातें सच है? उसका उस दिन ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ झगड़ा हुआ था और सुनैना ने नो एंट्री के लिए फाइन भी भरा था। अच्छा, तो गुमनाम कॉल वाली बात भी सच है। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। इसका मतलब ये कि सुनैना सच बोल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनैना जो कुछ भी बोल रही है वो सब सच है। सीसीटीवी फुटेज में मैथ्यूज ही नजर आ रहा है, वो भी सच है। और वो दो सुराग जो हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सकते थे, मतलब कि वो मास्क बनाने वाला और वो डॉक्टर, उनकी जिंदगी में मौत का सुराग कर दिया गया, वो भी सच है। अगर ये सब सच है तो फिर इस सच के पीछे छुपा हुआ राज खोल क्यों नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर और मास्क बनाने वाले को क्यों मारा और किसने मारा? उसी ने मारा है जो ये नहीं चाहता कि हम मैथ्यूज की सच्चाई तक पहुंचे। हाँ भी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी किसी चीज का अंत होता है तो एक नई चीज की शुरुआत भी वहीं से होती है। एक काम करो, सुनैना और उसके कर्नल अंकल को यहां बुलाओ, जरा देखे तो सही कि मैथ्यूज के ये कर्नल अंकल आखिर है कौन? स्टे इन पोजीशन यंग मैन। कमांड फोर्स हो या मिलिट्री फोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। But by the way, I am retired Colonel Rodriguez DeCosta. मेजर राठौर। कर्नल साहब, आप तो हमारे सीनियर हैं, लेकिन ये केस इतना उलझ गया है कि न चाहते हुए भी आपको हमें यहां बुलाना पड़ा। आई एम सॉरी। You just do your duty, officer. कानून की नजर में किलर हो या कर्नल, कोई फर्क नहीं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कर्नल साहब, बस आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। क्या आपको पूरा यकीन है कि 6 महीने पहले मैथ्यू की मौत हो गई है? जस्ट अ मिनट ऑफिसर। सुने ना, तस्वीर देना। मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, इसलिए तस्वीरें मैं साथ में लेके आया था। आपकी काबिलियत के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। आपका यह शक बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने जवान भतीजे मैथ्यूज की लाश का बोझ उठाया। एक्सक्यूज मी कर्नल, आपके पैर में तो तकलीफ है ना, तो फिर आपने मैथ्यूज की लाश को आई एम इम्प्रेस मिस्टर राठौड़। काफी स्मार्ट ऑफिसर्स जमा किए हैं आप। यंग मैन, मेरे भतीजे की मौत के बाद मैं टूट चुका था और कुछ दिनों बाद मेरी टांग टूट गई। सुनैना जी, एक मिनट, अब एक आखिरी सवाल। आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपका या मैथ्यूज का कोई दुश्मन नहीं था? राठौर साहब, इंसान दोस्ती तो जानबूझ के करता है, लेकिन दुश्मनी किसी से जबरदस्ती नहीं करता। राठौर साहब,
अगर उनका कोई दुश्मन होता तो एटलीस्ट मुझे तो पता ही होता। मैं बोल रही हूँ ना, उनका कोई दुश्मन नहीं था। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि हमारे ये सारे सवालों का जवाब अब ये नकली मैथ्यूज, आई मीन टू से ये नया मैथ्यूज ही दे सकता है। अब इस नए मैथ्यूज को ढूंढना। जी नहीं, मैथ्यूज को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैथ्यूज हाजिर है। सर, यही है मेरा मैथ्यूज। एक मिनट। आप मिस्टर? मेरा नाम डॉक्टर नीरव कोहली है। मैं वसई में प्रैक्टिस करता हूँ। 2 महीने पहले मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, तो इस बंदे ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। वो एक पुराना गोडाउन था। ये वहां पर कैद पड़ा था। बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं था इसे। ये आज भी कुछ बताने या समझाने की हालत में नहीं है। इसके पास से मुझे कुछ चीजें मिली, जिससे इसका नाम पता चला। लेकिन आपके इश्तिहार से यह मालूम चला कि आपको इसकी तलाश है, तो मैं इसे यहां पे ले आया। और ये रहा इसका ड्राइविंग लाइसेंस। और ये इसकी गाड़ी की चाबी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, यही है मेरा मैथ्यूज। सुनैना, होश में हो? मैथ्यूज को थोड़े दिन पहले हमारी नजरों के सामने दफनाया गया था, और मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। माना कि ये लाइसेंस, ये लाइटर, ये गाड़ी की चाबी सब मैथ्यूज के हैं, लेकिन इन सब चीजों को और कोई आदमी भी पेश कर सकता है, हमें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए। एक काम करो, राठौड़ साहब को उनका काम करने दो, हम चलते हैं। लेकिन अंकल, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए। राठौड़ साहब, मैथ्यूज के बाएं कंधे पर एक बर्थमार्क है। देखिए, अगर ये बर्थमार्क इस मैथ्यूज में है तो शायद। अभिनव, चेक करो। यहाँ पर निशान है। देखा अंकल, मैंने कहा था ना, यही है मेरा मैथ्यूज।
देखिए सुनैना जी, अब तक ये साबित नहीं हुआ कि ये आप ही का मैथ्यूज। हमें ये साबित करने के लिए इसका डीएनए टेस्ट करना होगा। अगर इसका डीएनए टेस्ट आपके डीएनए से मैच हो गया कर्नल साहब तो ठीक है, वरना आई एम रेडी ऑफिसर। उस मैथ्यूज का डीएनए कर्नल के डीएनए के साथ मैच हो गया। कमाल है। लेकिन डीएनए मैच होने से एक बात तो साफ हो गई कि 6 महीने पहले मरने वाला मैथ्यूज नहीं। हम अगर था कौन? सुनैना जी, मेजर राठौड़ बोल रहा हूं। भाई मुबारक हो, उस मैथ्यूज का डीएनए कर्नल साहब के डीएनए के साथ मैच हो गया। मतलब कि आपको आपका मैथ्यूज वापस मिल गया। जी हाँ, आप उसे अपने साथ ले जा सकती हैं। हाँ, फिलहाल तो उसकी दिमागी हालत कुछ खराब है। जस्ट टेक केयर एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। और हाँ सुनैना जी, कर्नल साहब को बता दीजिएगा कि अब हम ये केस बंद कर रहे हैं। द केस इज क्लोज। चीफ, ये क्या कहा आपने? केस बंद? ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं किया, फिर आज क्यों? अभी तो ये भी पता नहीं चला है कि सुनैना पे हमला करने वाला कौन था। और वो 2 कत्ल, उनका क्या? बोलिए ना चीफ, आप खामोश क्यों हैं? तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो, कमांड फोर्स कभी भी किसी भी केस को तब तक बंद नहीं करता जब तक उसकी जड़ तक पहुंचकर मुजरिम को सजा न दिलवा दे। फिर भले ही उसके लिए कोई गड़ा हुआ मुर्दा भी क्यों न उखाड़ना पड़े। अभिनव साहिल, अब ये स्केलेटन ही इस केस की गुत्थी तो सुलझा सकता है। फौरन स्केलेटन को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो और ये पता करो कि इस स्केलेटन का डीएनए और वो कर्नल का डीएनए मैच करता है या नहीं। फौरन। थैंक यू वेरी मच। चीफ, एक बड़ी हैरानी की बात है, उस स्केलेटन का डीएनए कर्नल के डीएनए से मैच हो गया। क्या? इसका मतलब ये जुड़वा भाइयों का खेल है? नहीं अभिनव, ये इतनी सीधी सादी कहानी नहीं। कुछ तो अटपटा है इस जुड़वा भाइयों के ड्रामा में। साहिल, एक काम करो, उस दिन जब वो नकली मैथ्यूज को लेकर नीरव यहां हमारे ऑफिस आया था, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ओके जी।
ये जूम करो। चीफ, मैथ्यूज का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसकी हड्डियों में एक जरा सा भी फ्रैक्चर नहीं है। उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। इट्स अ मर्डर। चाइना, अंगूठी के टुकड़े ने और तुम्हारी इस रिपोर्ट ने इस केस की सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक झटके में छोड़ दिया है। अब चलो इस सारी कड़ियों की वरमाला बनाते हैं और मुजरिम के गले में पहनाते हैं। नई जिंदगी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ आओ डॉक्टर नीरव, आओ। तुम्हारे बिना तो ये जश्न अधूरा था। तुम्हारी वजह से ही मैथ्यूज को नई जिंदगी मिली है। ये कह रहे हैं आप? अगर नीरव नहीं होता तो मैथ्यूज का दूसरा जन्म नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चीफ, ये कुछ ज्यादा ही बोली। अगर आप कहें तो इन्हें मैं अपने अंदाज में समझा दूं। नहीं शायद। मैं मानता हूं कि वाकई बहुत भोली है, तो मुझे ये लगता है कि इन्हें पूरी कहानी पढ़कर सुनानी है। कर्नल साहब, आप भी सुनिए ये कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी। सुनैना नाम की एक लड़की अपने कॉलेज के दिनों में शेल्डन यानी कि कर्नल साहब के बेटे से इश्क फरमा रही थी और उससे शादी करना चाहती थी। बेचारा शेल्डन गरीब और सुनैना को जिंदगी का हर ऐशो आराम चाहिए। इसीलिए शेल्डन और सुनैना ने एक प्लान बनाया। सुनैना ने अपने हुस्न के जाल में मैथ्यूज को फंसाया, क्योंकि मैथ्यूज एक अमीर इंसान था। भोले भाले मैथ्यू ने सुनैना से शादी कर दी, लेकिन सुनैना को बहुत जल्द पता लग गया कि मैथ्यू का बाल बाल कर्ज में डूबा। तो सिवाय उसके 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं। और ये 5 करोड़ की पॉलिसी की नॉमिनी थी हमारी सुनैना जी। और ये 5 करोड़ की पॉलिसी की नॉमिनी थी हमारी सुनैना जी। और अगर ये मैथ्यूज की एक्सीडेंटल मौत हो जाए तो वो 5 करोड़ सुनैना को मिले और फिर शेल्डन के साथ आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सके। और फिर एक दिन मैथ्यूज, तुम पागल हो गए हो क्या? बंद करो अभी ये पीना। हाँ, आई एम इन कंट्रोल। क्या कंट्रोल? बस करो अभी, बहुत हो गया। नहीं, आई वॉन्ट। और फिर मैथ्यूज की मौत को एक्सीडेंट साबित कर दिया गया। डॉक्टर संतोष आनंद को पैसे खिलाकर
पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट बना। फिर क्या था? सुनैना को 5 करोड़ भी मिल गए और उनका प्रेमी शेल्डन। What nonsense! ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? मैं आपके खिलाफ दावा कर दूंगा। दावा जरूर कीजिएगा कर्नल साहब, लेकिन पहले कहानी में आगे आने वाला एक ट्विस्ट तो सुन लीजिए, वो भी काफी दिलचस्प। हुआयूं की 5 करोड़ की रकम मिलने के बाद जिंदगी आराम से गुजर रही, पर वहां यूएस में मैथ्यूज के मामा जी ने मरने से पहले 60 करोड़ की रकम मैथ्यूज के नाम कर दी। अब मैथ्यूज के मौजूद न होने पर वो 60 करोड़ की रकम ट्रस्ट को चली जाती है। तो इस हालात में मरे हुए मैथ्यूज को फिर से एक बार जिंदा करना जरूरी बन गया। और मरे हुए मैथ्यूज को जिंदा करने में सुनैना की मदद की डॉक्टर कोहली ने, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है, लेकिन हमें गुमराह करने के लिए उन्होंने कहा कि वो एक जनरल प्रैक्टिशनर। और डॉक्टर नीरव ने यूएस के एक बड़े प्लास्टिक सर्जन की मदद से शेल्डन को हूबहू मैथ्यू बना दिया। वाह करो, क्या दिमाग चलाया। मैथ्यूज आपका भतीजा था और शेल्डन आपका बेटा। दोनों का डीएनए आपके डीएनए से मैच करता, लेकिन जिस 60 करोड़ रुपयों के लिए आपने ये सब किया, वो 60 करोड़ रुपए तो कब के ट्रस्ट के खाते में जमा हो चुके। क्या ऑफिसर क्या बक रहा है? और तुमने तो मुझे कहा था कि पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। इसे सब्र नहीं होता क्या? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पैसा हमारे खाते में गया है। सारा काम ही खराब कर दिया, सारा खेल खराब कर दिया। खेल तो आपने खूब खेला, लेकिन आप लोगों ने 2 गलतियां कर दी। गलती नंबर 1, जब सुनैना ने अपना बयान दिया तो यह कहा कि उसने सिटी हॉस्पिटल के पास मैथ्यू को रोड क्रॉस करते हुए देखा, लेकिन जब नीरव मैथ्यू को लेकर हमारे ऑफिस आया था तब मैथ्यू व्हील चेयर पर था। और गलती नंबर 2, मैथ्यू की कब्र से हमें एक हीरा जड़ा हुआ अल्फाबेट जे मिला। और उस वक्त मुझे याद आया कि जब नीरव हमारे ऑफिस पर आया था तब उसकी उंगली में, उसकी अंगूठी में ऐसा ही एक हीरा जड़ा हुआ अल्फाबेट जे मौजूद था। इस जे ने हमारे लिए काफी पहेलियां खड़ी कर दी। फिर हमने नीरव को पकड़ा, हमारे तरीके से उससे पूछताछ की और उसे बोलने पर, अपना मुंह खोलने पर मजबूर किया, और तब उससे यह कहा कि ये जे का मतलब है जेनेलिया, यानी कि नीरव की पत्नी और कर्नल की बेटी। मतलब साफ था, नीरव की कहानी झूठी थी और वो पहले से ही आप लोगों के साथ था। कर्नल साहब, आप इस सारे खेल के मुख्य सूत्रधार हैं, तो अब आप ये भी बता दीजिए कि आपने डॉक्टर संतोष आनंद और उस मास्क मैन को क्यों और कैसे मारा। मैं अपने बेटे शेल्डन से बहुत प्यार करता था। मैथ्यूज मेरा भतीजा था। वो अक्सर अपनी दौलत का रौब शेल्डन पे डालता था। पहले हम ये पूरा खेल प्लास्टिक सर्जरी के बजाय मास्क से खेलने वाले थे, लेकिन मास्क बनाने वाला पिंटो राजी नहीं हुआ। और जब आप लोगों ने मैथ्यूज की फोटो अखबार में छपवाई, उसने हमें पुलिस में जाने की धमकी दी
और हमने उसका गला दबाकर उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। और वो डॉक्टर संतोष, उसने तो आपकी मदद की थी ना, उसे क्यों मार डाला? डॉक्टर को उसके काम के पैसे हम पहले ही दे चुके थे, लेकिन उसको मैथ्यूज के जिंदा होने और हमें 60 करोड़ मिलने की खबर मिली और वो हमें ब्लैकमेल करने लगा। फिर हमें उसे भी मारा। जब तुम्हें मैथ्यूज का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था तब तुम मेरे पास आए, और जब मैथ्यूज को जिंदा करके पैसे कमाने की बारी आई तब मुझे भूल गए। क्यों बोलती बंद हो गई? हाँ, मुझे तुम्हारे उस 60 करोड़ में से 25% का हिस्सा चाहिए, वरना मैं तुम लोगों का फाटा फोड़ दूंगा। देखो डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं सुनना। वैसे आप लोगों ने प्लान तो बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन सुनैना जी, आपके पति को अपनाने की जो जल्दबाजी और जोश आपने दिखाया, वो देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि आप जैसी पढ़ी लिखी औरत जिसकी आंखों के सामने उसके पति को दफनाया गया है, वो अपने पति को दोबारा जिंदा होने वाली बात को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे मान सकती? हम मामा जी के वकील के सामने नकली मैथ्यूज को कमांड फोर्स के जरिए ही पेश करना चाहते हैं। क्योंकि उसे ये शक हो गया था कि मैथ्यूज मर चुका है, इसलिए मैंने कब्र खोदने और खुदकुशी करने का नाटक किया ताकि कमांड फोर्स के सामने मेरी बातों में सच्चाई नजर आए। कर्नल डिकोस्टा, आप तो एक आर्मी मैन, तो आपको इन गुनहगारों को रोकना चाहिए था, पर आपने भी इनका साथ दिया। पर आप एक बात भूल गए कि गुनहगार की सोचने की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, कमांड फोर्स का पंजा उन्हें एक न एक दिन दबोच ही लेता है। अब मैथ्यू के नए जन्म का यह अधूरा जश्न आप लोग सलाखों के पीछे जेल में मनाइए। तो देखा ना आप लोगों ने, इंसान को लालच कहां से कहां पहुंचा देता है। इसीलिए लालच को छोड़िए और अपने जीवन से संतुष्ट रहिए, सुरक्षित रहिए।